हेलो स्टूडेंट्स। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल बच्चों। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? कैसे बच्चों? नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम। वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाए जल्दी से सब बच्चे, फिर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। आते रहें जल्दी जल्दी से, फिर आज का जो सेशन है उसको शुरू करेंगे। और आज हमारा यहाँ से एक तरह से इंट्रो क्लास है, मतलब हिंदी भाषा और उसका विकास आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करेंगे, अपभ्रंश की उत्पत्ति की बात करेंगे, और इसके पूरे विकास की बात करेंगे। हमारे संविधान में कहाँ कैसे इसकी जगह है, कैसा इसका स्थान है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आज हम जो पूरी बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाषा को लेकर हम बात करेंगे। ओके, चलिए। और एक प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा, और प्रश्न ये है कि हमने आपको बोला हिंदी भाषा और उसका विकास, तो यहाँ पर जो एक वर्ड आया है हिंदी भाषा, ये क्या है? या मैं कहूँ भाषा क्या है, ये बताओ मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा क्या है, बताइए। भाषा क्या है, किसे कहते हैं, क्या कार्य करती है, क्यों जरूरी है, इसका वर्क मतलब चाहिए क्यों, ये भाषा हमें चाहिए क्यों, ये बताओ। बताओ जल्दी से, मतलब क्या जानते हो आप भाषा के बारे में? अगर मैं भाषा की परिभाषा या भाषा के बारे में जानना चाहूं कि आप मुझे बताइए भाषा क्या है, बताओ बताओ। किसे कहोगे भाषा? भाषा क्या काम करती है? आप सब भाषा बोलते हैं, कोई ना कोई एक भाषा ऐसी होगी जिससे आप जुड़े होंगे, जिस भाषा के माध्यम से आप अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने माता से, पिता से, हाँ जी, अपने विचार ध्वनि को प्रकट करना भाषा कहलाता है। लोगों के सामने अपनी भावनाओं को ओके रखना, प्रकट करना भाषा कहलाता है। ओके, गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बताइए। बहुत सही। राइट जी, ओके ओके, ठीक है, ओके। हाँ, भाषा संप्रेषण का सुव्यवस्थित रूप है। वेल डन। हाँ, विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हाँ जी, तो भाषा नॉर्मली क्या है? भाषा से क्या कार्य होता है? विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना मतलब एक तरह से संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या होता है? संप्रेषण का माध्यम, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अब भाषा, आपको पता है भाषा बनती कैसे है? तो कैसे बनती है भाषा, किस प्रकार बनती है, क्या सभी भाषाएं हैं, मतलब सब भाषाएं क्यों नहीं है? अब हम ये क्यों कहते हैं कि ब्रिज क्या है, एक बोली है, या अवधि क्या है, एक बोली है, वो भाषा क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? या जैसे हमारी बिहारी हिंदी है, हम उसको उपभाषा ही क्यों कहते हैं, हम उसको भाषा क्यों नहीं कह देते? भाई वो भी तो एक भाषा ही है, हम उससे भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उससे हम अपने विचार नहीं प्रकट कर पाते, कर सकते हैं। हम हरियाणवी से भी कर सकते हैं, हम खड़ी बोली हम सबसे कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा तो शायद हम खड़ी बोली में ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये भाषा नहीं है, ये एक बोली के तौर पर हम देखते हैं। ऐसा क्यों? हर बोली एक भाषा क्यों नहीं बन सकती? क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है? देखो, क्योंकि जो भाषा होती है बेटा, जो हमारी भाषा होती है
भाषा को बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? हाँ, वो एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, राइट। तो सबसे पहले तो है इसका विस्तार होना आवश्यक है। क्या? इसका एक विस्तार होना आवश्यक है। हाँ, भाषा का व्याकरण होता है, करेक्ट। देखो भाषा मानक होती है, बिल्कुल एकदम सही, एकदम करेक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं आप सबकी ओर से। भाषा का एक तो विस्तार होना चाहिए, दूसरा भाषा का व्याकरण होता है। बोली का कभी कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा की लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। बोली की कोई लिपि नहीं है, हाँ जी, बोली का ना कोई व्याकरण होता है, ना बोली की कोई लिपि होती है। भाषा अपना मानक रूप लिए रखती है, और दूसरा इस भाषा का साहित्य भी आपको भाषा के अंदर मिलता है। जो बोलियों के अंदर लिखा जाता है वो हम उसको साहित्य की श्रेणी में, उस लहजे में या उस स्तर पर नहीं रखते जिस स्तर पर एक भाषा की जो हम भाषा को वहां पर व्यक्त करते हैं, हम भाषा को जहाँ पर रखते हैं। तो ये भाषा के कुछ अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी कि एक तो भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। फिर दूसरा, भाषा का अपना एक व्याकरण भी होता है। भाषा, एक बोली को भाषा का रूप लेने के लिए या उसको भाषा बनने के लिए पहले तो अपने आप को बहुत विस्तृत करना पड़ेगा, अपना साहित्य लेकर आना पड़ेगा, अपना एक मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप लेकर आना पड़ेगा, अपनी एक लिपि लेकर आनी पड़ेगी। दूसरा, हाँ, उसकी इसलिए उसको हम लोक साहित्य कहते हैं, करेक्ट। दूसरा, उसका अपना एक व्याकरण होना चाहिए, तब वो कहीं जाकर एक भाषा बन पाती है। भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो क्या होता है? मैंने यहाँ पर भाषा की बात की है, जैसे भाषा है, बोली है, मैं इस तरीके से पूछ रही हूँ, ध्वनि के रूप में नहीं पूछ रही हूँ। मतलब मैंने इकाई की बात नहीं की है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मैं कह रही हूँ उसका सबसे छोटा रूप क्या है। भाषा का सबसे छोटा रूप, अगर मैं इकाई की बात करूंगी तो ध्वनि है या वर्ण है, लेकिन मैंने कहा भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, बताओ। चलो अच्छा है, देखो, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके साथ में होनी चाहिए, छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमारे लिए हो सकती हैं, क्योंकि बेसिक चीजें यही होती हैं। बताइएगा, भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? हाँ बताइए, राइट, हाँ, गुड। वर्ण, वर्ण बेटा एक मतलब उसका मैं आपको कह सकती हूँ कि उसके प्रतीक के तौर पर हम देख सकते हैं। वर्ण है, ध्वनि है, वो इकाई के तौर पर देखते हैं। हाँ, दीक्षा ने बिल्कुल सही बोला है, व्यक्ति बोली, वेरी गुड, वेल डन। भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होती है व्यक्ति बोली। सबसे छोटा रूप क्या होता है? व्यक्ति बोली। आपने देखा होगा जैसे आदिवासी वगैरह होते हैं, वहां पर 2, 4, 10 एक झुंड होते हैं, उनकी अपनी व्यक्ति बोलियां होती हैं, है ना। ऐसे ही जैसे जब हिंदी कभी बनी होगी तो उसकी भी, वो भी इसी तरीके से बनी है। तो व्यक्ति बोली प्लस व्यक्ति बोली मिलकर बनती है उपबोली। क्या बनती है? उपबोली। बोली बनने से पहले भी उसको 2 स्तरों से उतरना पड़ता है, फिर उपबोली और उपबोली दोनों मिलेंगी और तब जाकर बनेगी आपकी बोली। फिर बोली प्लस बोली, जब ये दोनों मिलेंगी तब बनेगी आपकी उपभाषा, तब बनेगी उपभाषा। और जब उपभाषा और उपभाषा मिलेगी तब कहीं जाकर बनती है आपकी एक भाषा, तब एक जाकर भाषा आपकी बनती है, तब जाकर एक भाषा बनती है। तो सबसे जो छोटा रूप होता है वो व्यक्ति बोली होता है। व्यक्ति बोली और व्यक्ति बोली उपबोली बनाते हैं, उपबोली और उपबोली बोली बनाते हैं, फिर बोली और बोली मिलकर उपभाषा। जैसे पश्चिमी हिंदी है हमारी, तो पश्चिमी हिंदी हमारी एक उपभाषा है, उसके अंदर हमारी फिर बोलियां हैं, वो सारी बोलियां मिलेंगी तब कहीं जाकर एक आपकी
उपभाषा बनेगी, और जब ये उपभाषाएं मिलेंगी तब कहीं जाकर हमारी एक भाषा बनेगी। तो इस तरीके से हमारी एक भाषा का निर्माण होता है। तो ये इसके विकास की प्रक्रिया है। अब हम यहाँ से सीधा किसकी बात करेंगे? हिंदी की बात करेंगे। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? आंसर दीजिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई बताइए, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर दो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई? बोलिए। फटाफट से बोलो, कहां से हुई भाई? संस्कृत से। ओके, बाकी बच्चे बताओ। मध्य एशिया से, ठीक है। खड़ी बोली से, ठीक है। बाकी बच्चे बताते रहो, सब बच्चे बताइए कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। खड़ी बोली तो बेटा हिंदी की एक बोली है, ठीक है, उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, तो खड़ी बोली से उत्पत्ति नहीं हुई है। अगर हम आपसे क्वेश्चन आए कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? अपभ्रंश। क्या होगा? अपभ्रंश, जिसको बोला शंकर व्यास ने अवहट भी कहा है। क्या कहा है? अवहट जी। और जिसको गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी इसको ही कहा है। किसी ने अपभ्रंश कहा पुरानी हिंदी का, लेकिन अपभ्रंश का आखिरी रूप था, लास्ट वाले फेज में आ गए थे हम, जिससे हमारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। अब जो आपने संस्कृत शब्द का नाम लिया है, जो संस्कृत है वो हमारी हिंदी की क्या है? आदि जननी है। आदि जननी क्योंकि वहीं से प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पत्ति यहां से हुई है। लेकिन अगर आदि जननी पूछ लिया जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तब आंसर हमारा हो जाएगा संस्कृत। तो कैसे निकली? सबसे पहले आई आपकी संस्कृत। संस्कृत से बताओ कौन सी आई? संस्कृत से कौन सी आई? संस्कृत से किसकी उत्पत्ति हुई? पाली। पाली से किसकी उत्पत्ति हुई? प्राकृत। प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी। ये हमारी, ये क्या है? ये हमारी एक पूरा जो इसकी रो है वो बनती है। संस्कृत के भी हमारे दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। समय क्या है? वैदिक संस्कृत का है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का क्या समय है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी तक। प्राकृत का टाइम क्या है? पहली ईसवी से 500 ईसवी तक। अपभ्रंश का समय क्या है? 500
ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और हिंदी का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक, ये हमारा किसका समय है? हिंदी का। तो ये इसका एक पूरा समय है, जो एक समय चक्र है। तो ये 1500 ईसा पूर्व हम इसको मान सकते हैं। हाँ, ईसा पूर्व को बताइए जी। ईसा पूर्व का मतलब देखो बेटा, जैसे हमारा ईस्वी है तो ईसा मसीह से मानते हैं, पहली ईस्वी से मानते हैं। वैसे तो उनका इससे थोड़ा सा पहले जन्म हुआ था, लेकिन पहली ईस्वी से हम इसको मानते हैं कि इसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिसके आधार पर हम ईस्वी को लेकर चल। संवत अलग है बेटा आपका, संवत वगैरह आपका अलग चलता है, हिजरी अलग चलता है, और ये आपका अलग चलता है। तो ईसा पूर्व से माना जाता है। इससे पहले का जो है वो रहता है घटते क्रम में। इससे जो पहला होगा वो होगा घटते क्रम में, ठीक है। और इसके बाद का जो है वो है आपका बढ़ते क्रम में। ओके, मान लो किसी का जन्म यहां हो गया, तो अब इसके बाद में 1 साल बढ़ा, 2 साल बढ़े, 3 साल बढ़े, 4 साल बढ़े, और ये इससे पहले का है, ये इससे पहले का है, तो वो घट रहा है। जैसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब ये समय तब का है जो ईस्वी है, उसमें 1500 ईसा पूर्व की बात है, वहां से 1000 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक संस्कृत चली है। यहाँ लोहा मिला था, आपको पता हो, थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि यहाँ से लोहा मिला था। कौन सा एरिया है? बिहार वाला एरिया, जहाँ से लोह की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में लौकिक संस्कृत हमारी वहाँ से शुरू, उसका टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, 1000 ईसा पूर्व पर मिलता है वो वाली धातु आपकी। तो 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक हमने माना। अब यहाँ से बढ़ता क्रम हो जाएगा, फिर यहाँ से क्रम बढ़ता चला जाएगा। हिंदी जब हम संवत की बात करते हैं, आपको 2 अलग अलग तरह से समय मिल सकता है। मान लो जैसे संवत में मिल जाए कहीं पर आपको ईस्वी में मिल जाए, तो संवत और ईस्वी कैसे निकालोगे बेटा आप? संवत और ईस्वी ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है 2025, राइट, और हमें संवत पता करना है। अभी हमारा क्या चल रहा है 2025 ईस्वी चल रहा है, और हमें क्या पता लगाना है कि संवत कौन सा है। तो आप क्या करोगे इसमें आपको 57 प्लस कर देना है। क्या कर देना है? 57 को प्लस कर देना है, तो जो आपका संवत है वो आ जाएगा। कभी कभी आप चीजों को याद कर लेते हो संवत में और पूछ लिया जाता है ईस्वी में, या कर लेते हो ईस्वी में याद और पूछ लिया जाता है संवत में, तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हो। तो अगर हमें संवत पता लगाना है तो क्या हो गया भाई, 7 और 5 12, 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 2082 संवत। संवत 2082 अभी यहाँ से एक तरह से चल रहा है ना। और अगर हमें यहाँ से मतलब पीछे जाना है, मतलब हमें पता है कि ये संवत तो हमारा ये चल रहा है, लेकिन अगर हमें पता निकालना है कि भाई ईस्वी कितना चल रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 57 और यहाँ से ईस्वी निकल आएगा। तो संवत पता लगाने के लिए प्लस करना है और ईस्वी पता लगाने के लिए माइनस करना है। संवत से ईस्वी में जाना है तो माइनस कर दीजिएगा, और अगर आपको संवत से मतलब ईस्वी से संवत में जाना है तो प्लस कर दीजिएगा। ओके बेटा, तो आपको ये काम याद रखना है। ये आपको उसमें याद काम आएगा जब हम ईस्वी या संवत में अपनी रचनाओं को याद कर लेते हैं, किसी राइटर का जन्म मृत्यु याद कर लेते हैं, तो ये वहां पर आपको काम आएगा। चलो अच्छा, ये बताओ यहां तक समझ में आई? चीजें क्लियर हो गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारी जो हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या है और लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि क्या है आपकी? देवनागरी लिपि। हमारी जो हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। सबसे पहले अगर हमारे पास में लिपि आई तो वो किस रूप में आई थी?
हाँ, किस रूप में आई थी बेटा? जो सबसे पहले अगर है तो सबसे पहली चीजें आई थी भावात्मक रूप में। तो पहली है भाव लिपि या भावात्मक, फिर चित्रात्मक लिपि, चित्रों के माध्यम से आपको चीजें मिली। भाई पहले तो चित्र ही थे ना, चित्र आए। हाँ जी, लिपि लिखित रूप में होती है। हाँ, लिपि का मतलब होता है ढंग। लिपि का एक सही अर्थ क्या होता है? ढंग, कि किसी शब्द को जब हम किस ढंग से लिखते हैं वो उसकी लिपि कहलाती है। तो जैसा हमने हिंदी को लिखते हैं देवनागरी में, ब्राह्मी लिपि से हमारी ये निकली है। तो शारदा है, शारदा हिंदी की बहन है, राइट? तो इसको उसकी भाव वो कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाव, फिर हमारे चित्रात्मक, पहले भावात्मक फिर चित्रात्मक, और फिर इस तरीके से हम लिपि की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लिपि क्या होता है? लिपि होता है लिखने का ढंग। लिखने का ढंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। जो लिखने का ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट से पहले उन पॉइंट्स पर अब हम यहाँ से आएंगे, एक एक करके हर एक चीज को, हर एक पॉइंट्स को अब मैं आपको समझाते जाऊंगी। कहीं आपको डाउट लगेगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा, उसको मैं यहाँ से दूर करती रहूंगी। तो प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या भाषा और बोली में अंतर है? वैज्ञानिक दृष्टि से क्या भाषा और बोली में अंतर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली एक ही होती है, क्योंकि बोली से ही भाषा का निर्माण हुआ है। और जिस चीज से किसी का निर्माण है तो वो अलग नहीं है, धातु क्रिया से अलग नहीं है, क्योंकि धातु से क्रिया का निर्माण होता है तो वो उससे अलग नहीं है। तो प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। जब बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण, मानकीकरण मतलब उसका स्टैंडर्ड रूप बन जाता है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, कि जब उसका एक स्टैंडर्ड रूप आ जाता है तो मानकीकरण हो जाता है, और उस बोली के बोलने या लिखने वाले इसका ठीक से अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है उसको प्रभाव में लेकर आना, उसको प्रभाव में लेकर आना करते हुए व्यवहार करते हैं, तथा वह बोली भावाभिव्यक्ति, यानी कि वो जो बोली है वो आपके भावों की अभिव्यक्ति करना शुरू कर दे। आप जो कहना चाहते हैं वो उसकी अभिव्यक्ति करे, और दूसरा उसको समझने वालों की भी संख्या बढ़ जाए। आप जो भाव प्रकट कर रहे हैं उस भाव को भी सभी बच्चे मतलब सभी व्यक्ति समझ सके। तो भाव अभिव्यक्ति में इतनी सक्षम हो जाती है कि लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके, तो उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। तो एक बोली को भाषा तक पहुंचने में एक पूरा एक चरण होता है, जिस चरण से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद वो एक भाषा के रूप में आ जाती है। किसी बोली का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक व्यवहार और शिक्षा व साहित्य में उसका क्या महत्व है। भाई जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। मुझे लगता है हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भारत के अंदर भाषाओं में आती है। भाई आपका बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, ठीक है, आपका हरियाणा में बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। और हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली। तो ज्यादातर एरियाज अगर हम देखें तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इवन अगर हम भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो वहां पर जो एक मातृभाषा के रूप में बहुत जगह हिंदी ही पढ़ाई जाती है। हिंदी की मतलब हिंदी को अलग से एक रूप दिया जाता है, उसका एक स्थायी रूप होता है। भारत के अंदर सभी कॉलेज में लगभग 99% सभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर हिंदी हमारी रहती ही है। एक मातृभाषा के रूप में हिंदी वहां पर आपको मिलती है, भले ही हमारी मातृभाषा नहीं है, मतलब ऑफिशियली नहीं है कि ऑफिशियली आपकी मातृभाषा है, वो सिर्फ हमारी राजभाषा है। और राजभाषा के रूप में ये सभी जगह पर पढ़ाई जाती है और कंपल्सरी होती है, मतलब हमें इसको पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी
राजभाषा होती है, इसलिए सभी कॉलेज के अंदर आपको हिंदी मिल जाती है। तो यानी कि इसका जो सामाजिक व्यवहार है, अगर हम समाज के स्तर पर देखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रूप है, इसका स्तर बहुत अच्छा है। तो शिक्षा में जैसे मैंने कहा स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि राजभाषा है तो राजभाषा के रूप में आपको मिलेगा। आप आज हिंदी से नेट की तैयारी कर रहे हो, कल को आप प्रोफेसर बन जाएं तो आपको पता है कि किसी ना किसी कॉलेज में आपको जॉब मिल ही जानी है। कोई भी कॉलेज शायद ऐसा हो जिसके अंदर हिंदी भाषा नहीं हो। बीए में तो मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी बहुत जगह। और शायद ही कहीं कोई ऐसा कॉलेज हो जहां पर एमए से हिंदी ना हो, बहुत कम ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहां पर एमए से हिंदी ना मिले आपको, तो वो भी मिलती है। बाकी सब्जेक्ट बहुत है, जैसे सोशोलॉजी है, हर जगह नहीं मिलती, बहुत जगह ऐसी है जहां पर नहीं उसको पढ़ाया जाता, जैसे ज्योग्राफी है, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन हिंदी ऐसा है कि आपकी राजभाषा के तौर पर आपको मिल ही जाएगी, यानी कि अगर आप नेट पास कर लेते हैं, आप पीएचडी कर लेते हैं, तो आपकी जॉब तो पक्की है। आप अगर पेपर पास करते हैं तो जॉब पक्की ही पक्की है। और क्योंकि नेट तक पहुंचते भी कमी है, और इस प्रोफेसर्स जॉब में वैकेंसीज भी हिंदी की काफ़ी रहती हैं। आपको ने देखा होगा कि हिंदी विभाग में कम से कम 4 से 5 प्रोफेसर्स होने आवश्यक होते हैं, ज़्यादा 1 या 2 मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, 2 में 3 मिल जाएंगे बस। तो यानी कि इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक विस्तृत रूप भी रखती है। साहित्य भी इसका बहुत ज़्यादा है। अगर हम साहित्य की भी बात करें, हर रोज पता नहीं कितना साहित्य लिखा जाता है। आप जितना पढ़ते हो वहां दूसरी तरफ वो कंटिन्यू चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साहित्य कहीं ना कहीं लिखा ही जा रहा होगा। तो अगर हम देखें, ये सामाजिक व्यवहार के तौर पर देखें, शिक्षा में देखें और साहित्य में देखें, हर क्षेत्र में हिंदी अपने आप को प्रबलता के साथ में आगे बढ़ा रही है। अनेक बोलियां मिलकर किसी एक भाषा को समृद्ध करती हैं। हमारी कितनी बोलियां, 18 बोलियां हैं, वो बोलियां मिलकर हमारे हिंदी को समृद्ध करती हैं, इसको पुष्ट करती हैं, इसको और ज्यादा परिपक्व बनाती हैं। वही क्या होता है, एक समृद्ध भाषा जैसे हिंदी है, वह अपनी बोलियों को समृद्ध करती है। अच्छा, आप साहित्य से क्या समझते हो? क्या सिर्फ एक जो लिखा गया है, क्या वही है? देखो, हम कहते हैं कि काव्य क्या है भाई, जिसको पढ़ा जाए, जिसको सुना जाए, है ना, उसको हम काव्य कहते हैं। लेकिन अब इसकी एक परिभाषा और भी है, मतलब जिसको देखा जाए। काव्य देखने में भी होता है, जैसे कि नाटक। आज के टाइम पर टीवी का जमाना है, तो नाटक में भी तो आता है, वो भी तो काव्य ही है। वो जो नाटक है, नाटक को खेला गया, पढ़ा गया, सुना गया, तो देखा भी जा रहा है, काव्य को देखा भी जाता है। तो साहित्य अपने आप में बहुत समृद्ध होता है, और जो एक समृद्ध भाषा होती है वो अपनी बोलियों को भी बहुत विस्तृत करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको हिंदी ही है। आज के टाइम पर आपने देखा होगा जो टीवी चैनल्स हैं उन पे सभी भाषाओं में जो ये आते हैं, सीरियल आते हैं। राजस्थानी भाषा में देख लो सीरियल आता है, हरियाणवी भाषा में सीरियल आता है, खड़ी बोली में आता है, भोजपुरी में आता है। और वो आपके उन जो नेशनल चैनल हैं आपके, जैसे आपके कलर्स वगैरह हैं या स्टार प्लस वगैरह, इन पे वो सीरियल्स आते हैं और इनको सब देखते हैं, सब। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी इतनी समृद्ध है कि उसने अपने साथ साथ में अपनी बोलियों को भी समृद्ध किया हुआ है। हम हर बोली में, या हम अलग अलग बोलियों को एक नाटक के अंदर देखते तो आप हिंदी वाली सीरियल ही हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर आपको बहुत अलग अलग तरीके के जो बोलियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, राइट। तो इस एक समृद्ध भाषा भी अपनी बोलियों को समृद्ध करती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा व बोलियां परस्पर एक दूसरे को समृद्ध करती है, और इसीलिए कहते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर ये दोनों अलग नहीं होती, भाषा और बोली वैज्ञानिक स्तर पर एक होती हैं। पशु पक्षी अपनी भाव अभिव्यक्तियों के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी बोली ही कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ज्यादातर उनको भाषा कहते हैं, चिड़ियों की भाषा, गाय की, कुत्ते, वो बोलियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि जो पशु पक्षी चिड़िया होते हैं तो इनकी जो भाव अभिव्यक्ति है वो क्या कहलाती है, तो वो एक बोली कहलाती है। इन बोलियों के भी नाम होते हैं, जैसे शेर की बोली को दहाड़ना कहते हैं, ठीक है, हाथी की बोली को चिंगाड़ना, घोड़े की बोली को हिन हिना आना आदि
कहते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई? कोई ऐसा पॉइंट तो अभी तक नहीं आया ना जो आपको समझ में नहीं आया हो? एक बार मुझे कंफर्म करिए, फिर यहां से आगे चलते हैं बच्चों। बताइए जल्दी से एक बार। क्लियर? आगे बढ़े हो यहीं पर या सो गए? चलो नेक्स्ट आगे पॉइंट्स पर चलें, यहां से अगले पॉइंट पर। अब इन दोनों पर एक बार देख लेते हैं, भाषा और बोली को और पॉइंट्स में। जैसे भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं होता है। भाषा का होता है लेकिन बोली का नहीं होता है। कोस कोस में बोली बदलती है, भाषा नहीं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि भाषा बदलती रहे, भाषा नहीं बदलती। हिंदी नहीं बदल रही है, बिहार में भी हिंदी ही है, फिर यूपी में भी हिंदी है, लेकिन वहां से यहाँ तक आने में उसके अंदर की बोलियां चेंज हो जाती हैं। बोलियां चेंज होने से बोली चेंज होगी, और बोली चेंज होने से हमें लगता है कि भाषा बदल गई, जबकि हमारी भाषा वही रहती है। भाषा हमारी नहीं बदलती, भाषा हमारी वही की वही रहती है। आपके मैसेज आ ही नहीं रहे हैं या अभी आप कर ही नहीं रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे चलें। भाषा की लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। अधिकतर मातृभाषाएं बोलियां होती है, भाषा नहीं। हम सबकी अपनी अपनी एक मातृभाषा है। मातृभाषा इन द सेंस जो हम अपने घर में बोलते हैं, जो हम बचपन से बोलते हुए आते हैं, वो सभी हमारी क्या है? मातृभाषाएं हैं। हम नॉर्मली सभी मातृभाषाएं बोलते हैं, और वो मातृभाषाएं क्या होती है? हमारी बोलियां होती है, भाषा नहीं होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है, बोली नहीं। भाषा हमेशा नियमों में बंधी हुई होती है, बोली लेकिन नियमों से स्वतंत्र होती है। बोली का अपना कोई रूल, ऐसे नियम नहीं होते कि इसी तरीके से बोली जानी है। बोली में अपनापन होता है, भाषा अभिव्यक्ति होती है। बोली क्षेत्रीय होती है और भाषा विस्तृत होती है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। राइट? एक बार कमेंट करिएगा, मुझे आपका कमेंट नहीं आ रहा है या आपने किया नहीं है। एक बार बच्चों कमेंट करना। जिससे मुझे पता चल सके कि आपका जो कमेंट है वो तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आ गया, दिख गया मुझे। तब से हो रहा है पता चले मेरी आप तक आवाज ही नहीं पहुंचे। अब अगर मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, आपको कुछ सुन नहीं पाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो बीच बीच में हिलते डुलते रहा करो, जिससे मुझे पता चले कि आप हो यहाँ पर। चले तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ से हाँ, लिपि या लेखन प्रणाली, लिपि या लेखन प्रणाली या लेखन का ढंग, लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं। का अर्थ होता है किसी भी भाषा के लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही हमारी लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। बोली और भाषा एक होती है, लेकिन लिपि और भाषा अलग अलग होती है। भाषा वो है जिसको हम बोलते हैं, मौखिक भाषा होती है, और लिपि वो होती है जिसको हम लिखते हैं, वो लिपि होती है। तो लिखने में और बोलने में अंतर रहता है। भाषा वो चीज है जो बोली जाती है, लिखने को तो हम उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ये एक बार ये प्रश्न में बेटा हाँ जी,
आ जाएगी आवाज अब। हाँ। अच्छा, कंसंट्रेट खराब हो जाता है, हाँ वो तो होता है, लेकिन आप बीच बीच में मुझे बता देते हो ना, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ आपको मेरी बात आवाज आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, वॉइस नहीं आती या कोई दिक्कत होने लगती है या बीच में डिस्कनेक्ट चीजें हो जाती हैं, तो मतलब टीचर को भी पता चल जाता है उससे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, बोली में और भाषा में अंतर नहीं होता, लिपि और भाषा में अंतर होता है। किसी भी भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, समझिएगा, इसने कहा भाषा को उसकी लिपि से दूसरी लिपि में लिखना। ठीक है, मान लो जैसे हिंदी है, हमारी हिंदी है, और ये कौन सी लिपि में लिखी है मैंने? देवनागरी। ये मैंने किस में लिखा? देवनागरी में। और इस हिंदी को मैं ऐसे लिख दूं, हिंदी। अब मैंने कौन सी लिपि में लिखा? ये हिंदी मैंने कौन सी लिपि में लिखा? अब मैंने इसको अलग से कर दिया, और ये क्या हो गया? अब मैंने इसको लिख दिया रोमन लिपि में। ये कौन सी लिपि हो गई? रोमन लिपि। या जैसे मैंने लिखा जैसे, ठीक है, और इस जैसे को मैंने लिख दिया ऐसे, जैसे, JAISE, जैसे। तो क्या मैंने इसको ट्रांसलेट किया है? ये ट्रांसलेट नहीं हुआ, यहां पर इसको हम ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे। ट्रांसलेट ऐसे नहीं होगा ना, जैसे को थोड़ा ही कहेंगे, ऐसे थोड़ा ही लिखा मैंने जैसे को जैसे लिखा। और लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक काम किया है कि आपकी लिपि, वही शब्द दूसरी लिपि में लिखा, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिप्यंतर। ये क्या कहलाता है? लिप्यंतर कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या कहा उसने? किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना इस तरह कि वास्तविक अनुवाद न हुआ हो, मतलब हमने उसको ट्रांसलेट ना किया हो। जैसे मैंने क्योंकि को मैंने क्योंकि लिखा, बिकॉज नहीं लिखा, क्योंकि को क्योंकि लिख दिया मैंने, बिकॉज ना करके। तो अगर मैं बिकॉज लिखूंगी तो मैंने तो ट्रांसलेट किया उसको, लेकिन अगर मैंने उसको वही सेम लिखा तो वो अलग हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? इसको हम लिप्यंतर कहते हैं। अब तो आवाज आ रही है, वो बीच में मैंने ही एक बार बंद करके देखा था। हाँ जी, हाँ देखो, जो हम बोल रहे हैं वो भाषा है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन जिसको हम लिखते हैं वो लिपि है। ठीक है, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश की जो लिपि होती है वो रोमन होती है, वो भाषा की अलग अलग होती है। हाँ जी, चलो तो यहां तक पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लिपियों के विकास की परंपरा प्राय कर्म अनुसार होती है। उसमें सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि तथा अक्षरात्मक लिपि से होते हुए अंत में वर्णात्मक लिपि के विकास को माना गया है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आता है कि वर्णात्मक है कि अक्षरात्मक है। तो देवनागरी लिपि कैसी है? एक अक्षरात्मक लिपि है, क्योंकि इसके सारे व्यंजन स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से हुआ था। उत्तर भारत में इसका प्रसार 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। और ये यहां से मेन पॉइंट्स आपके निकलते हैं, किस किस तरह से, अलग अलग तरह से आपके क्वेश्चंस आ जाएगा। हाँ, जैसे इंग्लिश में भी अलग अलग बोलियां होती हैं, बिल्कुल होती है, जैसे हिंदी में होती है ना, ऐसे इंग्लिश में होती है, बट हम उनको नहीं जानते क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है ना, या आपका सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसको पढ़ते तो आपको उसमें भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता कि इंग्लिश की भी अलग अलग बोलियां होती हैं, अलग अलग मतलब उसका जैसे टोन होती है ना, अलग अलग बोलने का तरीका जो होता है। जैसे बिहारी को बोलने का, बिहारी हिंदी बोलेंगे तो अलग टोन है, हम ये बोलेंगे खड़ी बोली बोलेंगे उसकी अलग टोन रहेगी। तो ऐसे ही वहाँ पर टोन अलग होती है। जैसे औ है, औ, हम एक नया स्वर है औ,
उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारा कहाँ से आया है? ये इंग्लिश से ही आया है। ये अ जो हम बोलते हैं ना, ये इंग्लिश से, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर हिंदी में तो नॉर्मल डॉक्टर होता है, पर जो हम ये डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, ये जो हम यहाँ पर लगाते हैं ये वाला, ये इंग्लिश वर्ड हो जाता है, यहाँ से इंग्लिश वर्ड में चला जाता है। अब ये हिंदी नहीं बचा, अब ये इंग्लिश में चला गया। तो जो आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे डॉक्टर है, हम डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं। आप जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो प्रोफेसर्स क्या करते हैं, डॉक्टर को ऐसे ही लिखते हैं, डॉक्टर, क्योंकि हिंदी ये है, अभी हिंदी नहीं है, इसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाता है, वो डॉक्टर है वो डॉक्टर है। तो जो अ की जो मात्रा जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी अब नहीं है। तो ये भी एक अंतर होता है। ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों में देखा जाता है। जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कभी कभी पूछ ली भी जाती हैं कि भाई ये किस तरीके से, या इस ध्वनि को कहाँ से लेकर आए, या इसका प्रयोग कहाँ होता है, इस तरह से। चलिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकता है। किसका कथन है? कामता प्रसाद गुरु का। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाई पैतृक संपत्ति तो है नहीं कि आप जो बोलोगे आपके बच्चे वही भाषा बोलेंगे। हो सकता है वो अंग्रेजी बोले, हो सकता है वो दूसरी भाषा बोलने लगे, तो जरूरी तो है नहीं है कि जन्म सिद्ध अधिकार है कि वही वाली भाषा बोलेगी। भाषा सतत प्रवाहमान और सहज है। भाषा परिवर्तनशील है, क्योंकि बोलियां बदलती रहती हैं, तो इसलिए भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है और अनुकरण से सीखी जाती है। अब बात आती है यहाँ पर भाषा और उसकी उपभाषाओं की। अब पहली बात, हमारी जो हिंदी है, हिंदी क्या है? आपकी भाषा, हिंदी भाषा। और जो ये आप देख रहे हो, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये क्या है? ये है उपभाषा। ये सब क्या है? उपभाषा। तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हाँ, ये परिवेश पर निर्भर होती है। बताइए कितनी उपभाषाएं दिख रही है हिंदी की? 5। क्वेश्चन आ चुका है आपका कि हिंदी की अपनी कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो कितनी होती है बेटा? 5 उपभाषाएं होती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो 5 अलग अलग हमारी उपभाषाएं होती हैं। हर उपभाषा के अंदर, क्योंकि उपभाषा कैसे बनती है? बोलियों से मिलकर बनती है, तो हर उपभाषा के अंदर बोलियां भी हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी से मिलकर बनी? कोरवी। कोरवी कौन सी है? खड़ी बोली। इस कोरवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। इसको कोरवी भी कह सकते हैं और खड़ी बोली भी कह सकते हैं। दोनों शब्द हमारे इसी से ही आते हैं। हाँ जी, टोटल आपकी 18 बोलियां हैं। हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी मतलब हरियाणी वाली को ही हम बांगरू भी कहते हैं। दक्षिणी, ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, यह आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में आती है कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये हमारी अलग अलग उपभाषा के अंदर अलग अलग हमारी बोलियां रहती हैं। तो हमारी 5 उपभाषा, हिंदी एक भाषा, उसकी 5 उपभाषा और उन 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां, कुल मिलाकर उसके अंदर 18 आपकी बोलियां। तो ये हो गई हमारी भाषा, उपभाषा और उसकी बोली। हिंदी की बोलियों में अगर हम आए, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1949, 14 सितंबर। भारतीय संविधान के भाग 17 में आ चुका है क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में है, कौन से भाग में है, तो इस तरह से भी आपके पास में प्रश्न आते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद
343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा आप सबकी ये फर्स्ट क्लास है, ये इससे हाँ ये आज की पहली क्लास है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है ना बेटा वो तो बेसिक है, बुनियादी वैसे ही क्लासेस है, लेकिन ये अगर हम सिलेबस के तौर पर देखें तो हमारी फर्स्ट क्लास आज ही है। तो आप बिल्कुल सही समय पर ही जुड़े हैं और आप पहले ही क्लास से जुड़ी हुई हैं। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये सारे ही पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। ठीक है, कौन से अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। कौन से भाग में है? 17वें में है। हाँ, आप ये वाले जो नोट्स हैं आपको बने बनाए मिलेंगे, मतलब ये जो मैं लिख रही हूँ ना ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप उनमें से नोट्स बनाइएगा। जो मैं आपको ये पढ़ाती रहूंगी इन्हीं में से आप अपने आप से नोट्स तैयार करते रहिएगा। मैं ज्यादातर आपको चीजें पूरी समझा कर चलूंगी और ये पूरा जो मैं समझाऊंगी वो सब आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स के तौर पर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। हाँ, तो दोहा भी याद रखना है रामचंद्र शुक्ल के, मतलब जो उसके बीच में आपको दोहे वगैरह, हाँ जो मेन पॉइंट्स है ना वो वही याद करने हैं आपको वहां से, कि कौन सा किसका, मतलब दोहे का मतलब ये नहीं है कि कबीरदास जी के सारे दोहे हमें याद करने हैं, हमें उनके बीच में जो पॉइंट्स आते रहेंगे वो मैं आपको एक पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी बीच बीच में कि कैसे आपको पढ़ना है ना। हाँ, दक्षिणी भी होती है बेटा, वो पश्चिमी हिंदी में आती है आपके। मैं आपको बीच बीच में समझाती रहूंगी कि किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। जैसे जैसे आती रहेंगी चीजें मैं आपको उन चीजों को बताऊंगी, आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। मूल मतलब जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसके बाद तो संशोधन होते रहे और हमारी जो भाषाएं हैं वो जुड़ती रही। तो कुल कितनी भाषाएं थी? 14। संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। तो फिर एक और जुड़ा यहाँ से आप, हाँ जो आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे उनको मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया है। जो मैं गोल घेरे में कर देती हूँ, लाइन खींच देती हूँ, महत्वपूर्ण ही होता है बेटा, तभी तो उसको मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ ना, बार बार बोलकर। और वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी इस तरीके से कि आपको बहुत सारी चीजें मेरे पढ़ाते पढ़ाते याद हो जानी है सारे। और जब मैं रचनाएं, हाँ बस रचनाएं ऐसी हैं कि मैं आपको बहुत सारी रचनाएं दूंगी, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कहानियां, बस उनको आपको खुद से देखना होगा, मतलब याद करना होगा। मैं आपको दूंगी, आप उनको याद करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं यहीं के यहीं आपको याद करवा दूंगी। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ने से यह संख्या 18 हो गई। तो पहली कौन सी जोड़ी? सिंधी। फिर बाद में 3 कौन सी जोड़ी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। उसके बाद में 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किसको जोड़ा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। और जिसके बाद हमारी जो कुल भाषाएं हुई मिलकर कितनी हो गई? टोटल भाषाएं आपकी 22। टोटल हमारी 22 भाषाएं हो गई। पहले 14 थी, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर आपकी 4 जुड़ी, और टोटल हो गई 22। इस तरीके से हमारी ये भाषाएं इसके अंदर जुड़ती चली गई। अब बात करते हैं यहाँ से अपभ्रंश, क्योंकि यहाँ से भी भाई क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अब हम आएंगे इसकी ओर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद माने हैं और उससे निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार से बोला है। अपभ्रंश भाषा, उससे निकलने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं और उपभाषाएं। तो भाई कितनी है हमारी? 7। कौन कौन सी है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, पेशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री। ये हमारे ये हमारी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की भेद है। ठीक है, ये हमारी इतनी आदि हमारी अपभ्रंश है।
सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी निकली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ चुका है। तो यहां से भी इस तरीके से, हाँ अब वो भाषा हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे बोली है लेकिन इसको भी भाषा का रूप दे दिया गया था, क्योंकि मैथिली में ना काफी हमारे साहित्य वगैरह भी लिखे गए, काफी बोलने वाले भी हो गए, इसलिए उसने स्टैंडर्ड रूप ले लिया ना। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर जो हमारी भाषाएं आती है वो हो गई। राजस्थानी भी हमारी सौरसेनी के अंतर्गत आती है, जिसमें मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और गुजराती है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़िया, असमिया भी हमारी मागधी के अंतर्गत ही आती हैं। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का अगर हम शुद्ध देखें, अच्छा आर्य भाषा क्या होता है? देखो ये जो आर्य भाषा हम बोलते हैं बेटा, आर्य भाषा का मतलब होता है जो आर्य यहाँ पर आए थे, जो उनकी भाषा थी। और आर्य भाषा का मतलब हम संस्कृत से मानते हैं कि जो आर्य भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य क्या ना, संस्कृत में बोलते थे, तो आर्य भाषा यानी कि संस्कृत भाषा है। और वो आर्य भाषा हमें संस्कृत में पढ़नी पड़ती हैं, उनका क्या रूप था, किस तरीके से आई, तो वो संस्कृत से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आती हैं वो हमें वहां पढ़नी होती है। यहाँ तो हम उसके आगे निकल जाते हैं, हम संस्कृत के बाद पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से गुजर कर जब हिंदी में आए तो हमें सिर्फ हिंदी को पकड़ना है, बाकी चीजें हमें छोड़ देनी है, वो हमसे नहीं आएंगी। अब तो वैसे भी थोड़ा सा तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है ना जी। खस में पहाड़ी हिंदी आती है, पेशाची में लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ में सिंधी, महाराष्ट्र में मराठी। तो ये हमारी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं हैं ये है। आधुनिक आर्य भाषा का मतलब आधुनिक आर्य भाषा है, यानी कि जो इसी का जो रूप होता है ना ये, हाँ जी, मध्य एशिया से, राइट। तो वो वाली जो चीजें हैं ना वो मैं आपको आगे करवाऊंगी अभी, क्योंकि आज तो सिर्फ हमें यहाँ पर इसका विकास देखना था, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे थे, है ना। चलिए, तो ये हुआ हमारा आज का जो एक महत्वपूर्ण सेशन है वो। तो ये हमारे भाषा के विकास है कि हमारा विकास किस तरीके से आया है। हमारे जो बाकी की चीजें हैं उनको हम वो उसकी एक अलग से क्लास लगेगी, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला एग्जाम भी दे रहा है क्या कोई, जो भी 8 तारीख में है? किसी ने भर रखा है क्या एग्जाम, ये वाला फॉर्म? चले फिर खत्म करें यहीं पर सेशन को आज के। बोलिए जल्दी से। चले, तो फिर आज के सेशन को बेटा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और बुक का नाम बता दीजिएगा। हम भोला नाथ तिवारी जी की बुक को हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर, तो ज़्यादातर हम चीज़ें वहीं से ही उठाएंगे, भोलानाथ तिवारी जी से, अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे होंगे, भाषा विज्ञान पढ़ रहे होंगे, इन चीज़ों के लिए। बाकी मैंने 2 किताबें आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया है कि आपको 2 किताबें तो सबको लेनी है। एक लेनी है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, एक लेना है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। 2 ले लेना, पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र। इन दोनों के ही है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आप सबको लेनी है, बस इसको ले लीजिएगा, बाकी वहां से हो जाएगा। अच्छा, आपका है एग्जाम? ओके ओके, चलिए, तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पर करेंगे बच्चों समाप्त। मिलेंगे फिर से हम अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।
जय हिंद बच्चों।